Hey everyone, welcome back to the channel. If you are new here, I'm Sumit and this is where we dive into ITCS with the CWS IT. पिछले लेक्चर्स में हम एल्गोरिथम्स के बारे में बात कर रहे थे और कुछ एग्जांपल्स ऑलमोस्ट 5 एग्जांपल्स हमने देखे थे, ठीक है, जो कुछ इस प्रकार थे। ठीक है, लास्ट वाला जो एग्जांपल था वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था जो कि हमने देख लिया था। अब कुछ और अच्छे एग्जांपल्स हम आज लाए हैं, उसको भी आज देख लेते हैं। इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, हमें जो है यहाँ पे एक एल्गोरिथम डिजाइन करना है, ठीक है, जिसका हमें स्फीयर का सरफेस एरिया भी निकालना है और जो है हमें वॉल्यूम भी निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो एल्गोरिथम हमने बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने प्रॉब्लम को स्टार्ट किया यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब स्फीयर का हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक है सरफेस एरिया निकालना है और दूसरा हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो हमने पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे इनपुट में एज अ रेडियस ले लिया आर। ठीक, स्फीयर के लिए हमें यहाँ पे आर लिया है। ठीक, फिर हमें क्या करना है, हमें सरफेस एरिया जो है कंप्यूट करना है। ठीक, तो हमने स्टेप थर्ड में कंप्यूट किया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू 4 पाई r²। ठीक है, मतलब एरिया बराबर 4 पाई r²। ठीक, हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। फिर वॉल्यूम के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा v इक्वल टू 4/3 पाई r³ ठीक, ये हमारे वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है स्फीयर का। ठीक, अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू v में स्टोर हो जाएगी और सरफेस एरिया की वैल्यू a के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे। तो हमने स्टेप 5 में किया आउटपुट द वैल्यूज ऑफ सरफेस एरिया ए एंड वॉल्यूम वी। हमने यहाँ पे सरफेस एरिया ए है और वॉल्यूम वी है, दोनों को आउटपुट में किया। ठीक, और हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल चुका है और हमने यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर दिया। ठीक है, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, हमें भी यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, हेक्सागोनल प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म जो है एक 3D स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ठीक, स्टार्ट करने बाद हमने जो है इनपुट लिया। इनपुट क्या लिए हैं, इनपुट हमने लिया है लेटरल एरिया जो कि AL है, बेस एरिया हमने यहाँ पे लिया जो कि AB है और हमने हाइट लिया H। ठीक, फिर हमने कंप्यूट किया टोटल सरफेस एरिया यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल एरिया इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ लेटरल। ठीक, लेटरल एरिया प्लस बेस एरिया, तो जब गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया निकल आएगा। ठीक है, और वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वॉल्यूम के लिए होता है जो बेस एरिया इंटू एच। जब बेस एरिया इंटू एच करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे साथ में वॉल्यूम भी निकल आएगा। ठीक, दोनों का आउटपुट हमें यहाँ पे मिल चुका है। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू 80 के अंदर है और वॉल्यूम का जो है वो V के अंदर है। ठीक, फिर यहाँ पे आउटपुट हमने यहाँ पे दिया है वैल्यूज ऑफ सरफेस एरिया A एंड वॉल्यूम V। ठीक, और फिर यहाँ पे प्रोग्राम को हमने यहाँ पे एंड कर लिया है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने इजी कर लिया है। ठीक, क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा, एक्सप्रेशन पता रहेगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करना होता है कि बस जो भी आपके अननोन एंटिटीज़ होंगी उनको आप ऊपर डिफाइन करिए, उसको इनपुट में लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको एक्सप्रेशन लिख के कंप्यूट करिए और फिर आप उसको आउटपुट में कर दीजिए और फिर प्रोग्राम को एंड कर दीजिए। ठीक है, काफ़ी इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अब हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक, और प्रोग्राम क्या है, राइट एन एल्गोरिथम टू चेक द एज एलिजिबिलिटी। अब हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम डिजाइन करना है कि जो कि चेक को एज करेगा
कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है, उसकी एज एलिजिबिलिटी है या फिर नहीं, या फिर वोट देने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, ठीक है, फिर कॉलेज जाने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे देखिए। तो फर्स्ट स्टेप में हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, जैसे कि करते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने यहाँ पे पर्सन की एज ली। ठीक, लेट एज, एज नाम का एक वेरिएबल है जो पर्सन की एज को होल्ड करेगा। ठीक, फिर यहाँ पे इनपुट द रिक्वायर्ड मिनिमम एज। अब हमें मिनिमम एज भी चाहिए होगी कंपेयर करने के लिए, तो हमने उसको रिक्वायर्ड एज नाम के वेरिएबल के अंदर उसको रख लेंगे। ठीक, फिर कंपेयर करेंगे कि इफ अगर अगर एज जो है रिक्वायर्ड एज के बड़ी है या उसके बराबर है। क्या, अगर एज रिक्वायर्ड एज से बड़ी है या फिर उसके बराबर है तो हम क्या है, एलिजिबल है, नहीं तो एल्स नॉट एलिजिबल है। ठीक है, कैसे देखिए, लेट करिए कि जो एज है वो किसी व्यक्ति की एज है मान लीजिए 18 ईयर्स। ठीक है, और रिक्वायर्ड एज है मान लीजिए 12 ईयर्स। ठीक, तो यहाँ पे जो एज की वैल्यू कितनी हुई, 18 हुई यहाँ पे, और रिक्वायर्ड एज हुआ यहाँ पे 12 हुआ। ठीक है, तो 18 बड़ा से बड़ा होता है। ठीक, तो कंडीशन ये ट्रू हो गई। तो जब कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यहाँ पे क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ पे फिर नॉट एलिजिबल हो जाते। ठीक, और फिर जब हमें आउटपुट हमें मिलेगा ही, या तो एलिजिबल होंगे या तो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक, लेकिन अगर क्या हो कि रिक्वायर्ड एज भी 18 हो जाए और पर्सन की एज भी 18 हो जाए, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में भी यहाँ पे देखिए इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, जो कि ये भी बता रहा है कि अगर एज रिक्वायर्ड एज के बराबर हो जाती है तो भी वो एलिजिबल होगा यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा है यहाँ पे। ठीक, या तो एलिजिबल होगा नहीं तो फिर नॉट एलिजिबल होगा। दोनों केसेस में हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे आउटपुट द रिजल्ट किया और प्रोग्राम को एंड किया। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द नंबर्स इज ग्रेटर और स्मॉलर। ठीक है, हमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकालना है। दो नंबर दिए गए होंगे, मान लीजिए नंबर 1 और नंबर 2। उनमें से हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया यहाँ पे। ठीक, इनपुट में हमने नंबर 1 लिया और नंबर 2 हमने इनपुट के रूप में यूजर से ले लिया। ठीक, से कि नंबर 1 है जो हमारा वो 3 है, और से नंबर 2 जो है हमारा वो है 5 है। ठीक है, ये दो नंबर है। ठीक, इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, अगर हमारा 3 5 से बड़ा होता है तो प्रिंट करना है कि नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि 3 और 5 से बड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। एल्स इफ, नहीं तो अगर नंबर 1 ग्रेटर लेस देन नंबर 2, मतलब 3 लेस देन 5, देन प्रिंट नंबर 1 इज स्मॉलर देन नंबर 2। क्या ये सही है? यस, दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि जो 3 और 5 से छोटा है, अगर छोटा है तो हमें प्रिंट करना है कि नंबर 1 इज स्मॉलर देन नंबर 2। ठीक, अगर आप लेट करिए कि नंबर 1 की वैल्यू भी 3 है और नंबर 2 की भी वैल्यू 3 है, उस केस में फिर हमारा नीचे थर्ड कंडीशन सही हो जाएगी। ठीक है ना, नहीं तो फिर प्रिंट नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, नहीं तो नंबर 1 क्या है, नंबर 2 के बराबर है। ठीक है, और हमें यहाँ पे आउटपुट हमें मिल जाएगा। हमारे केसेस में जो है सेकेंड नंबर का जो कंडीशन है यहाँ पे ट्रू हुआ है, आउटपुट हमें मिल गया है, और प्रोग्राम को हम यहाँ क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? काफ़ी इजी है। देखिए फिर से देखिए एक बार, हमें ग्रेटर स्मॉलर फाइंड करना है। कोई दो भी नंबर हो सकते हैं, हम यहाँ पे ए और बी भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर ए यहाँ पे हमारा बी से बड़ा होता है तब ए इज ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, अगर ए ग्रेटर देन नहीं होता है तो ए लेस देन बी करेंगे, तो फिर यहाँ पे बी ग्रेटर हो जाएगा। अब ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ए और बी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यही तीन कंडीशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और हमें आउटपुट यहाँ मिल जाएगा। फिर प्रोग्राम को हम यहाँ पे एंड कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम टू चेक द ईयर इज लीप और नॉट। हमें यहाँ पे लीप ईयर चेक करना है। ठीक है, लीप ईयर क्या होता है, जैसे फरवरी में 29 डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं,
वो हमारा लीप ईयर होता है जो 4 साल में आता है एक बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। हमने यहाँ पे इनपुट द ईयर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे ईयर लिया इनपुट में, से कि 2024। ठीक, समझने के लिए कि इफ द ईयर इज डिविजल बाई 400 देन इट इज़ अ लीप ईयर। अगर ये जो हमारा ईयर है 2024, अगर ये 400 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, तब हमारा ये जो ईयर होगा 2024 वो लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एल्स इफ द ईयर इज डिविजल बाई 100 देन इट इज नॉट अ लीप ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2024 डिवाइड आप कर रहे हैं 100 से, और ये पूरी तरीके से कट गया, ये पूरी तरीके से कट गया, तो फिर हमारा जो ये ईयर है वो लीप ईयर नहीं होगा। यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक, कि 400 से कट जाना चाहिए लेकिन 100 से नहीं कटना चाहिए। अगर 400 से कट गया तो लीप ईयर है, अगर 100 से कट गया तो लीप ईयर वो नहीं है। ठीक, अगर ईयर हमारा 4 से भी कट जा रहा है, 400 के साथ साथ यहाँ पे वो 4 से भी कट जा रहा है, तो उस केस में भी जो हमारा ईयर होगा वो लीप ईयर होगा। ठीक है, क्या बताए हैं एक बार फिर से सुनिए। लीप ईयर हमें निकालना है, हम यहाँ पे इनपुट लेंगे ईयर से 2024। ठीक, 3 कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक, फर्स्ट कंडीशन में 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 400 से डिवाइड करने पे अगर ईयर पूरी तरह से कट जा रहा है, जीरो आ जा रहा है आंसर, ठीक है, तो हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर है, तो हमारा जो ईयर होगा 2024 वो लीप ईयर होगा। अगर हमारा ईयर 100 से कट जा रहा है तो लीप ईयर वो नहीं होगा। अगर हमारा जो ईयर है 4 से कट जा रहा है तो वो लीप ईयर होगा। मतलब क्या, कि अगर 100 से डिवाइड किया, आंसर जीरो आया, तो लीप ईयर नहीं है। अगर 4 से या फिर 400 से कट किया, जीरो आया, तो वो लीप ईयर होगा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि क्योंकि लीप ईयर जो 4 साल में एक बार आता है, ठीक, तो 4 साल में एक बार आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कट जाएगी। जैसे 2024, 2028 ये लीप ईयर है। ठीक, इसी प्रकार से 400 याद करने का तरीका है ये, 4 है और 400 है तो लीप ईयर होगा, नहीं तो फिर वो नहीं होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रू की कंडीशन देख ली कि अगर कट गया तो ठीक, नहीं कट गया तो ठीक। आगे, एल्स इट इज नॉट अ लीप ईयर, अगर वो नहीं कट पा रहा है तो वो क्या हो गया, फिर वो लीप ईयर नहीं है। और हम यहाँ पे आउटपुट को दिखा देंगे और प्रोग्राम को एंड कर देंगे। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द टेबल ऑफ एनी नंबर। हमें किसी भी नंबर का टेबल निकालना है। टेबल कैसे? टेबल टेबल जैसे हमें 2 का निकालना है, टू 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 ज़ा 4, है ना, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ये वाले हमें टेबल निकालना है। ठीक है, 20 तक ये जाएगा, कहीं तक भी आप ले जा सकते हैं, हम नॉर्मली 20 तक ले रहे हैं। ठीक, यहाँ तक वो जाना चाहिए। अब इसका लॉजिक कैसे लगाएंगे हम? देखिए कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रोग्राम को स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे, एक मिनट में कलर चेंज कर लें, क्या ले लें, चलो इसको लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि हमने सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया। यहाँ पे स्टेप 2 में हमने इनपुट द नंबर किया नम। ठीक, जो हम ये वैल्यू जिसका भी टेबल हमें निकालना है, से 2, अगर हमें 2 की टेबल निकालनी है तो हम 2 को जो है नम के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक, स्टोर करने के बाद नम की वैल्यू कितनी हो गई, नम की वैल्यू हो गई 2 हो गई। ठीक, फिर हमने एक काउंटर लिया, काउंटर का सी हमने लिया। सी क्या है? सी काउंटर है, मतलब ये जो साथ में चलता है ना, 1 2, ऐसे जो चलता है ना साथ में, ये वाला काउंटर जो 1 2 3 4 5 तक पूरा 10 तक जाता है, ये हमारा क्या है, ये हमने इसको ऐसा सी बोल दिया कि ये काउंटर है। ठीक है, लेकिन ये चलेगा कैसे, एक बार इसका लॉजिक देखिए फिर आते हैं। देखिए, ठीक, अब नम नम हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 लिया, 2 इंटू, एक सेकंड, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम्म
देखिए नम की वैल्यू कितनी है 2, तो हमने यहाँ पे लिखा नम गुणे सी इज इक्वल टू आउटपुट का हमने ओ लिख दिया। ठीक है, अब समझते हैं इसको। ठीक, कैसे समझते हैं देखिए, नम स्टार्टिंग में नम की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी सेट की, हमने स्टार्टिंग में नम की वैल्यू सेट की 2, तो हमने यहाँ पे लिखा 2। ठीक, और हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज द सी इक्वल टू 1, हमने सी की वैल्यू यहाँ पे 1 सेट कर दी, तो सी की वैल्यू हो गई 1। ठीक, और प्रिंट नम इंटू सी, मतलब नम मतलब 2 गुणे 1। ठीक, इक्वल टू कितना आया 2 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखिए, अब हमने सी में क्या किया, सी में एक ऐड कर दिया। पहले सी की वैल्यू कितनी थी, पहले सी की वैल्यू थी हमारे पास 1। अब हमने किया कि सी प्लस 1, मतलब कि ये हो गया कितना 1 प्लस 1, और इसको हमने क्या किया सी के अंदर स्टोर कर लिया, जो कि कितना हो गया 2 हो गया। 1 प्लस 1 2 हो गया, और हमने इसको सी के अंदर स्टोर कर लिया। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, अपडेट हो गई। पहले सी की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 सेट किया था, अब सी की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक, चलिए। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सी की वैल्यू में एक ऐड किया। चेक करेंगे यहाँ पे कि इफ सी लेस देन 10, सी लेस देन और इक्वल टू 10, अगर सी की वैल्यू 10 से छोटी है या उसके बराबर है, देन गो टू लाइन नंबर 4। तब हम कहाँ जाएंगे, तब हम जाएंगे लाइन नंबर 4 पे वापस से, और उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो हमारे केस में सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारे केस में है सी की वैल्यू 2, तो 2 10 से छोटा है, तो हम वापस गए लाइन नंबर 4 पे, और हमने फिर इसको प्रिंट किया। तो 2 गुणे 2, क्योंकि सी की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, नम की वैल्यू हमने अपडेट नहीं की है, तो नम चेंज नहीं होगा। ये कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, ये ओ नहीं है, ये आउटपुट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, फिर नीचे आए हमने, और फिर हमने सी में फिर एक ऐड किया, फिर इस बार कितना हो गया 3 हो गया। और फिर चेक करेंगे क्या, इफ सी लेस देन 10, क्या 3 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। देन अगेन गो टू लाइन नंबर 4, फिर उसको जाएंगे ऊपर प्रिंट करेंगे, तो 2 गुणे 3 इक्वल टू 6। देखिए पैटर्न बना ना, 2 4 6। ठीक, फिर यहाँ पे सी की वैल्यू में 1 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे हो गया 4। ठीक, तो ये ऐसे चलता रहेगा। अब लेट करिए कि हमारे पास सी की वैल्यू कितनी हो गई 10। ठीक, तो हम यहाँ पे फिर से लाइन नंबर 4 पे गए, हमने यहाँ पे प्रिंट किया कि 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 20, ये आउटपुट आएगा एक टाइम पे। ठीक, फिर सी में ऐड करेंगे, इस बार कितना हो गया 1, सी की वैल्यू होगी 11। अब यहाँ पे फिर कंडीशन चेक किए, क्या सी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10, क्या सी की वैल्यू 10 से छोटी है, नहीं अब छोटी नहीं है। क्यों, क्योंकि अब सी की वैल्यू हो गई 11। ठीक है, जब 11 हो गई तो अब हम देन गो टू लाइन नंबर 4, नहीं अब लाइन नंबर 4 पे हम नहीं जा सकते। अब कहाँ जाएंगे, जब कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो अब हम जाएंगे यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 पे, लाइन नंबर 6 क्या है एंड, क्योंकि हमें आउटपुट यहाँ पे मिल गया ना, तो हम कहाँ जाएंगे लाइन नंबर 6 पे जाएंगे। समझ में आया, ये था प्रोग्राम। कुछ नहीं करना है, आप एक बार इसको फिर से देखिए, एक क्विक रिकैप देखिए इसका। ये हटा दे रहे हैं इतना तामझाम, चलिए देखिए इतना फटाफट देखते हैं। इनपुट किया हमने नम, लेट कर ये 2, हमने नम की वैल्यू 2 सेट की। ठीक है, हमने सी को एनालाइज किया, सी क्या है काउंटर है हमारा 1। ठीक, प्रिंट हमने किया कि नम गुणे सी, मतलब कि ये, तो नम की वैल्यू थी स्टार्टिंग में 2, सी की वैल्यू थी 1, 1 किया 2 गुणे 1 इक्वल टू 2। फिर सी में हमने एक ऐड किया, तो 2 सी की वैल्यू होगी यहाँ पे 2। ठीक, कंडीशन चेक किया कि सी की वैल्यू 10 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है। देन गो टू लाइन नंबर 4, 4 पे आए, फिर से हमने यहाँ पे प्रिंट किया, फिर सी की वैल्यू ऐड करेंगे, फिर चेक होगा। ठीक, और ये आपका स्टेप चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हमारा ये एल्स स्टेटमेंट चल जाएगा, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल है ये, आप इसको एक बार खुद से ट्राई करिए। ठीक, और इसकी नोट्स बनाइए आप, जैसा हम हर वीडियो में बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी ये सारे कंसेप्ट समझ पाएँ। ठीक।